प्यारे बच्चों, आज तुम सब के सब 10वीं कक्षा के छात्र हो, छात्र छात्रा। तो 10वीं कक्षा के लिए हो अथवा 5 क्लास से ऊपर कोई भी क्लास हो, संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है संस्कृत में अनुवाद को सीखना। एक बात तो याद रखो, व्याकरण के साथ साथ व्याकरण के अंतर्गत ही अनुवाद का स्थान आता है। और एक बात तो पहले साफ कर लो कि यदि संस्कृत सीखनी है तो इसके लिए सबसे पहले संस्कृत का व्याकरण सीखना होगा। किसी भी भाषा के लिए लो, जितनी भाषाएं हैं हर भाषा के लिए अलग व्याकरण है, और बिना व्याकरण के ज्ञान का तुम उस भाषा को सीख नहीं सकते हो। ठीक उसी तरह संस्कृत भाषा को सही सीखने के लिए, इसके सम्यक ज्ञान के लिए जरूरी है पहले संस्कृत भाषा के व्याकरण को सीखना। तो संस्कृत व्याकरण में हम संस्कृत को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना यही सीखते हैं ना, इसको सीखते हैं। तो संस्कृत, वैसे संस्कृत हमारी अपनी भाषा है, कभी यह हमारी मातृभाषा थी, आज हमारी द्वितीय मातृभाषा बनकर के रह गई है संस्कृत, क्योंकि मातृभाषा के रूप में हम हिंदी को लेते हैं। संस्कृत बूढ़ी हो गई इसीलिए हमारी दूसरी मातृभाषा हो गई, लेकिन तब भी वह मातृभाषा के रूप में प्रतिष्ठित है और हम संस्कृत भाषा को सीखते हैं। पाठ्य पुस्तक में भी, तुम्हारे सिलेबस में भी इसको स्थान है, और इसका भी उतना ही महत्व है जितना हिंदी भाषा का है। 100 अंक का यदि हिंदी है तो 100 अंक का संस्कृत भी है। और एक बात याद रखो, संस्कृत न तो मृत भाषा है, संस्कृत कोई उबाऊ भाषा नहीं है। संस्कृत के समान सरस भाषा, जीवंत भाषा दूसरी कोई हो ही नहीं सकती है। सोचो, जब सारी भाषाएं हमारे संस्कृत भाषा से निकली है, संसार की किसी भी भाषा को ले लो, सारी भाषाएं संस्कृत से निकली है। संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य हिंदी में तुम जहां भी देखो देख सकते हो। चाहे अंक में हो, अक्षर में हो, शब्द में हो, कहीं भी खोजो, संस्कृत के शब्दों का बाहुल्य हिंदी भाषा में है। दरअसल है क्या, हिंदी भाषा का जब विकास शुरू हुआ तो इस भाषा के साथ साथ तो शब्द भी तो चाहिए। तो कोई प्रारंभ हो, मान लो तुम घर शुरू करते हो बनाना, तो घर बनाने में तो बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है। इकाई के रूप में एक एक ईंट का महत्व है। मकान से एक ईंट खींच लो तो मकान रहेगा। एक एक ईंट का महत्व जैसे घर में होता है, ऐसे एक एक शब्दों का महत्व भाषा में होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जैसे मकान के लिए एक ईंट का महत्व है, इकाई ईंट का महत्व होता है, ऐसे ही शब्दों का महत्व भाषा के निर्माण में होता है। तो हिंदी भाषा जब प्रारंभ हुआ तो पहले तो शब्द चाहिए। घर बनाओगे तो पहले ईंट चाहिए ना, तब जोड़ने के लिए मसाला चाहिए, तो पहले तो शब्द जरूरी है। तो हिंदी जब अपना घर संभाली
प्रचलन में आई, अब हिंदी भाषा अपना काम हिंदी भाषा में हो, तो इसको जरूरत पड़ी शब्दों की। तो बड़ा सुंदर अनुच्छेद है यह व्याकरण में एक, तुम पढ़ोगे आगे हिंदी व्याकरण में शब्द के भेद क्या है, वहां तुम्हें सब चीज बताएंगे। भाषा के विचार से शब्द के 4 भेद हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। वहां तुम देखोगे ये तत्सम शब्द क्या है। याद रखो, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसको हम हूबहू वैसे ही संस्कृत रूप में ही उठा के हिंदी में रख लेते हैं। सोचो, ये तो बड़ा अन्याय हुआ, किसी का शब्द सीधे उठा के रख लिया। अरे कुछ लोगों को लाज लगता है चुराते हुए, तो ले लिया तो आगे पीछे काट दिया, अब बाकी से काम चलाया। चोरी का तरीका। साइकिल चुरा के लाते हो तो सीट खोल के फेंक देते हो, उसका घंटी खोल के फेंक दिया। कहीं कुछ लिखा हुआ है तो मिटा दिया, अपना सीट लगा दिया, सीट कवर लगा दिया, घंटी अपनी लगा दी, काम चला लेते हो। लेकिन एकाएक ले लेना, तो एक बात याद रखो, यदि कोई तुम्हें स्वेच्छा से दे दे उसको, उसमें कुछ बदलने की क्या जरूरत है, वैसे रख लेते हैं। तो हिंदी जब अपना घर संभाली तो संस्कृत उसकी माँ है हिंदी की, संस्कृत से ही जन्म है हिंदी का। वैसे तो सारे विषय दावा रखते हैं कि हम संस्कृत की ही बेटी हैं, तो बेटी का तो हक है माँ से लेने का। तो जब हिंदी को विदा कर रही थी माँ, तो माँ विदा करती है बेटी को खाली हाथ, ढेर सारे शब्द दे दिए, बहुत सारा शब्द था। इनके पास तो संपत्ति की कमी नहीं, क्योंकि सभी भाषाओं की जड़ तो संस्कृत भाषा है। इस संसार में कोई भाषा नहीं थी तो संस्कृत भाषा थी, और इसे देव भाषा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा देव भाषा इत्युच्यते। देव भाषा देवताओं की भाषा है। मनुष्य तो बाद में हुआ, मनुष्य को देवताओं से यह मिला है। तो हिंदी जब अपना घर संभाली तो मां ने दहेज में दे दिया ढेर सारा धन, कई हजार शब्द का पोटली बांध के दे दिया कि बेटे लो, मेरे यहाँ वैसे पड़ा रहता, ले जाओ। देखे होगे, माँ के द्वारा दी गई जो वस्तु होती है, माँ यदि कोई जेवर दे दे तो बेटी झमका के पहनती है, सबको दिखा के पहनती है। पूछ दिया कोई, हाँ माँ ने दिया है ये। तो भाई हिंदी को गर्व है अपने माँ से ली हुई उस शब्द पर, इसीलिए बड़े गर्व से उसको सामने रखते हैं। तो जब संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हम लोग हूबहू करते हैं हिंदी भाषा में, यह कहलाता है तत्सम शब्द। तो हम लोग पूरे गौरव के साथ संस्कृत शब्दों का प्रयोग हिंदी में कर लेते हैं। कौन कौन ये शब्द हैं? तो जब भाषा पढ़ने लगेंगे, भाषा के विचार से शब्द भेद, ये सब आएगा सामने। वहां देखोगे कि कौन तत्सम शब्द है, हूबहू संस्कृत से उठा के लिया। रात्रि शब्द का प्रयोग हम लोग हिंदी में करते हैं ना, विशुद्ध संस्कृत शब्द है रात्रि। प्रातः, प्रातः काल कहते हैं ना हिंदी में, संस्कृत शब्द है। इसको तत्सम शब्द कहते हैं, संस्कृत से उठाकर हिंदी में लिया गया है। एक संक्षिप्त नॉलेज यहां जो काम आएगा बता रहे हैं। तत्सम के बाद हुआ तद्भव। तद्भव का मतलब तो बिगड़ा हुआ रूप। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें संस्कृत के बिगड़े हुए शब्दों का रूप जो है हिंदी में करना पड़ता है। संस्कृत से लिए तो हैं, लेकिन उसको काट करके, छांट करके, कुछ भाग बचा करके, है संस्कृत का ही,
मूल रूप संस्कृत है, काट छाट के उसका प्रयोग थोड़ा सा बिगाड़ कर अपनी भाषा में। इसे ध्यान दो। रात्रि शब्द है तो संस्कृत का है, और रात क्या हुआ, यही तद्भव शब्द हो गया हिंदी का, यानी संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप। ये बिगाड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? अरे भाई, इसके पीछे भी बड़ा सा इतिहास है। एक छोटी सी कहानी सुन लो इसका। एक बार हिंदी चलिए अपनी माँ से मुलाकात करने। कौन है इसकी माँ? संस्कृत। तो बेटी समय समय पर माँ से मुलाकात करने जाती है। जरूरी है रिश्ते का भी रेन्यूअल होते रहता है, वरना तो धूमिल पड़ जाएगा। संस्कृत जाती है, ये हिंदी जाती है अपनी माँ के पास, संस्कृत के पास। माँ बूढ़ी हो चुकी है, उस पर भी अब कब्जा दूसरे का हो गया। पहले माँ का वर्चस्व था तो बेटी को जो चाहे दे दे। अब बूढ़ी हो गई तो उसके घर में भी तो उसका परिवार है, घर में पुतोहू भी तो है, बेटा भी तो है। अब पुतोहू कभी नहीं चाहेगी कि उसकी सास बेटी को कुछ दे। जी, एक्चुअल बात है। 100%। यदि दे दे, घर में झगड़ा फसाद उठाएगी वो, तो सीधे कहेगी कि सब कुछ तो बेटी को दे रहे हैं। माँ भी हाथ पैर समेट लेती है, कोई जरूरी नहीं, इज्जत बचाना है। और संस्कृत से मांगने वाली बहुत है, सब कहती है कि मैं उसी की बेटी है। अरे वाह, अंग्रेजी कितना मुंह फटू, तो कहती है कि हाँ हम भी इसी की बेटी है, हम भी संस्कृत की बेटी है। मान लो हिंदी अंग्रेजी से संस्कृत का कोई वास्ता दूर का भी नहीं हो, लेकिन कह रही है, आई है, यहाँ रहती है, कठुत भी ये बेटी सही, लेकिन चलो मान लेते हैं। अब मान लिया तो कुछ ना कुछ तो देना होगा। हिंदी चली माँ से मुलाकात करने, गई रही, सारा कुशल समाचार हुआ। चलने लगी तो माँ ने पूछ लिया चुपके से, बेटी कोई दिक्कत भी है? कहा नहीं माँ, सब ठीक है, एक वो चीज़ हमारे पास नहीं है। कहा बोलना क्या है? कहा तुम्हारे पास त्रि है ना, वो हमको दे दो। त्रि संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है तीन, हम लोग तीन कहते हैं। कहा चुप रहो, कोई सुने नहीं, कोई देखे नहीं। माँ चुपके से दे दिया त्रि, चुपके से तो मुट्ठी में ली, चल दी हिंदी। अब कह दिया कि बेटी इसको रूप बदल के काम करना है। माँ कान का देगी ना, अब कहेगी कि नहीं नहीं, उसको तोड़वा लेना, नाक का बना लेना। क्यों? डर है इस रूप में यदि देख ली दूसरा तो वो भी लड़ेगी कि हमको भी चाहिए। काहे इस फसाद में पड़े? ले लिया कि चलो हम इसको तोड़ करके बनाएंगे। चल तो दी, अंग्रेजी को पता चल गया कि हिंदी गई है माँ के पास, अब वो मानेगी? अरे बात क्या लेके आएगी, कौन ठिकाना है। ये भी दौड़ गई तो हिंदी तो साड़ी में है, सभ्य सुशिक्षित, ये तो फटाफट बेलबॉट में है, एकदम 32 इंची मोहरा वाला वो है, ऊपर से शर्ट पहनी हुई है, फटाफट जा रही है, ऊंचा हील दौड़ते हुए जा रही है, और उधर से हिंदी आ रही है। रास्ते में मुलाकात हो गई दोनों की। अंग्रेजी समझ गई कुछ लेके आ रही है। झगड़ने का मूड तो नहीं था, लेकिन झगड़ा तो होगा ही। अंग्रेजी है ही ऐसी, हिंदी नहीं चाहती है झंझट, अंग्रेजी तो झंझट चाहवे करेगी। कहा कि रुको रुको बहन रुको, क्या हुआ? कहाँ से आ रही है बता तो दो।
कहाँ से आ गया? माँ के पास से आ रहे हैं। कहा वो तो हम भी जानते हैं। कुछ माँ दिया? कहा कि क्या देगा? कुछ नहीं। कहा वैसे तो नहीं आ सकती है तुम, तो मुट्ठी में कौन चीज है? मुश्किल है। कहा दिखा तो दो क्या दिया। कहा कि क्या करेगी देख के? कुछ नहीं है। अंग्रेजी तो मुंह फट है ही। भिड़ गई, हाथ पकड़ के मुचाड़ के, जो तुम देखने नहीं देगी क्या है उसमें? तुम्हारा ही हिस्सा है केवल, मेरा नहीं है। हम उनकी बेटी नहीं है क्या? जबरदस्ती उसको खींचा। त्री था बेचारा, खींच खांच जो किया तो तिरी से बन गया थिरी, खचक गया। लिया अंग्रेजी, अब भागा। कहा कि चलो यही सही। जो मिला वही थ्री ले लिया वो, और इसके बाद जो साथ कटल का पटल उसी को काट के 3 बना लिया। उसी का 3 जाता है अंग्रेजी में, अब 3 आता है हिंदी में, संस्कृत में 3 तो ही है। बच्चों समझो कि शब्दों का किस तरह चयन, किस तरह तोड़ना, क्यों तत्सम से तद्भव बना, कैसे बना। लंबी कथा है इस सब की। समझो, यह तुम्हें समझाने के लिए, यह कोई वाकई घटना नहीं है। तुम्हारे दिमाग में बैठा रहे हैं कि तत्सम से तद्भव कैसे बनता है, क्यों तोड़ना पड़ता है, क्यों टूटता है, और उन शब्दों का प्रयोग हम किस तरह से करते हैं। तो चलो, आज हमारा वो विषय है नहीं। हम लोग चूंकि संस्कृत पढ़ रहे थे, यहाँ शब्द आया है तो शब्दों के निर्माण पर थोड़ी सी चर्चा हुई। आओ विषय को देखते हैं हम लोग कि एक बात समझ लो। संस्कृत भाषा को सीखना है तो सबसे पहले संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। संस्कृत जितनी भी भाषाएं या जो भी विषय तुम पढ़ते हो, इसमें सबसे सरल, सबसे सरस, सबसे सुमधुर और सबसे ज्यादा अंक प्रदायी केवल संस्कृत है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं, और तुम भी गांठ बांध लो। इस संस्कृत के लिए थोड़ा सा यदि तुम्हारा सेक्रीफाइस होगा, थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करो इसमें, और सच्चे दिल से एक बार देख लो इसके तथ्य को, अब पकड़ लो उसको, तो मेरा विश्वास है कि संस्कृत में और विषय में कुछ भी आए तुमको, लेकिन संस्कृत में तुम 80+ लाओगे, कोई नहीं रोक सकता है। मगर उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना होगा। शुरू में थोड़ा मेहनत कर दो, संस्कृत तुम्हारा क्लियर हो गया। तो आज हम यह देखना चाहते हैं कि संस्कृत से हिंदी और हिंदी से संस्कृत में अनुवाद किस तरह से होता है। थोड़ा सा ट्रिक है, और ट्रिक तुम्हारे बोर्ड पर सेट किया हुआ है। अब इसको समझा देते हैं, समझो और समझकर अनुवाद के नियम को सीखो। क्या है अनुवाद का नियम, वो समझो। चाहे संस्कृत वाक्य हो, चाहे अंग्रेजी वाक्य हो, या हिंदी वाक्य हो, चाहे किसी भी भाषा की हो, उसमें मुख्य रूप से कुछ चीज होता है और कुछ गौण चीजें भी होती है। मुख्य रूप से ढांचा के रूप में कर्ता, क्रिया और कर्म होता है। ये 3 के बिना वाक्य नहीं बनता है। जब तक यह 3 नहीं होगा तो वाक्य सही नहीं बनेगा। और वैसे वाक्य की यदि प्रकृति को देखोगे तो वाक्य एक शब्द का भी हो सकता है, 2 शब्द का भी हो सकता है, 50 शब्दों का भी हो सकता है। एक शब्द का वाक्य क्या होगा? मार्के की बात है, समझना है। जब हम कहते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के वाक्य का निर्माण करता है, क्या एक शब्द से वाक्य का निर्माण नहीं हो सकता? होता है। देखो, एक शब्द हम बोलेंगे वह पूर्ण वाक्य होगा। तुम वहां खड़े हो और हम कह दे तुमको आओ, यह वाक्य नहीं हुआ क्या? इसमें और कुछ कहने की जरूरत है? तुम आ गए, बैठ गए।
एक शब्द का भी वाक्य होता है। ये तो प्रसंगवश होता है। तो मुख्य रूप से किसी भी वाक्य के निर्माण में एक कर्ता, एक क्रिया, एक कर्म का होना जरूरी है। यह ढांचा है। इसके बाद और थोड़ी थोड़ी चीजें उसमें डाली जाती है, तब जाकर के वाक्य पूर्ण होता है। हिंदी से संस्कृत में जाने के लिए क्या करेंगे हम? तो इस ढांचा को ढंग से समझेंगे, कर्ता क्रिया कर्म के मेल को समझेंगे। कम से कम कर्ता और क्रिया के मेल को तो समझना बहुत जरूरी है। क्या है यह मेल? इसको देखिए कि संस्कृत का वाक्य जब भी निर्माण होगा, निर्मित होगा, तो हम कर्ता को लेते हैं, यह कर्ता का कॉलम है और यह क्रिया का कॉलम है। कर्ता में 9 प्रकार के हैं। कर्ता में क्या? प्रथम पुरुष एक वचन में सह, द्विवचन में तौ, बहुवचन में ते, मध्यम पुरुष एक वचन में त्वम, द्विवचन में युवाम और बहुवचन में यूयम। फिर उत्तम पुरुष में अहम, आवाम और वयम। अब ध्यान दो, ये कर्ता के 9 रूप हुए। क्रिया का रूप इसका कहां जाएगा? तो जैसे प्रथम पुरुष एक वचन में करता है सह, तो सह के साथ हम केवल पठती को जोड़ सकते हैं। यदि हम कह देंगे सह पठता, तो बिल्कुल ही गलत हो गया। कर्ता, यहां नियम देखिए, कर्ता जिस लिंग वचन और पुरुष में हो, तो यहां तो वचन और पुरुष का वर्णन है केवल। जहां लिंग आएगा तो लिंग को भी देखेंगे। तो कर्ता है सह, तो क्रिया क्या होगी? तौ के साथ, ते के साथ, इसी तरह त्वम के साथ, युवाम के साथ, अयूयम के साथ, अहम के साथ, आवाम के साथ, वयम के साथ। और अभी एक बच्चा पढ़ लिया इसको पठत। पठत नहीं है, यह है पठत। याद रखो, संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में हलंत नहीं हो, उसके आगे अ जोड़ो। आ नहीं, अ जोड़ो। पठत अ जोड़ेंगे। यहां भी देखिए, यहां पढ़ने का ढंग, यह प्रथम पुरुष नहीं है, प्रथम पुरुष है। और लगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। सही उच्चारण। संस्कृत में सही उच्चारण का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। जब तक आप शुद्ध शुद्ध उच्चारण नहीं करेंगे, संस्कृत के शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। और वाक्य निर्माण में, एक वाक्य को बोलने में बिल्कुल तटस्थ रहिए कि किस तरह से हमें बोलना है। जहां अ है तो अ का उच्चारण करना होगा, जहां हलंत है वहां पर उच्चारण नहीं करना, वैसे वहां जनरल पढ़ना है, तब होगा। तो ध्यान दीजिए, सबका माने पहले समझना है कि सह का अर्थ होता है वह, तौ का अर्थ हुआ वे दोनों, ते का अर्थ हुआ वे लोग, त्वम का अर्थ हुआ तुम, युवाम का अर्थ हुआ तुम दोनों, योयम का तुम लोग, अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम लोग। और यह तो सब में कर्ता के साथ लगेगा तो अर्थ वही होगा। सबका अर्थ पढ़ना हुआ। वर्तमान काल में लट लकार है बच्चों, ये वर्तमान काल का है, लट लकार का। ऐसे 4 लकार आपको और पढ़ने हैं। 5 लकार के बारे में जानते होंगे आप लोग। संस्कृत में 10 लकार होता है। अब समझो इस चीज को कि जिसको हम प्रथम पुरुष कह रहे हैं, यह है क्या? इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। जिसको मध्यम पुरुष कहते हैं वह सेकेंड पर्सन है।
और जिसको उत्तम पुरुष करे यही है देखने का अंतर है। ये तो समझ लिया। तो हम ऐसे कह सकते हैं अंग्रेजी में, यह है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन डबलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल। सिंगुलर डबलर प्लूरल हो गया ना तीनों। ये हो गया सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन डबलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। इसी तरह से इसको भी पढ़ेंगे। जस्ट यह जब दिमाग में आ जाएगा तो अनुवाद में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और सबसे पहले तो इसका अर्थ समझना है। स माने वह, स माने वे दोनों, ते माने वे लोग। क्योंकि अनुवाद जब भी बनाओगे तो वही सब आएगा हिंदी में, तब होगा। स के साथ यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो उसमें किसी का नाम भी आ सकता है। राम, सीता, मोहन, करीम, कुछ भी आ सकता है। वह भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। दो यदि रहेगा राम और मोहन तो डबलर नंबर में आएगा, वो क्रिया द्विवचन का हो जाएगा। रामः श्यामश्च गच्छतः, गच्छति नहीं होगा, दो ठो है तो गच्छतः। अब बहुत होगा तो गच्छन्ति। ठीक है ना। तो इस तरह से हम देखते हैं। और ठीक यही चीज इसमें भी आप करके इसको समझ सकते हैं कि सेकंड पर्सन का यही हुआ, सेकंड पर्सन में यही लगा। कर्ता जहां से लेंगे क्रिया को भी वहां लेना है, वो नियम हमने यहाँ लिखा दिया है। ठीक है। तो अब यदि आपसे कोई पूछ दे कि बताइए कि तुम पढ़ते हो वर्तमान काल में, तो इसका अनुवाद क्या होगा? तुम यहाँ है, पठसी हो जाएगा। तुम दोनों पढ़ते हो, युवाम पठथः। तुम लोग पढ़ते हो, यूयम पठथः। ठीक है ना। अब इससे तो अनुवाद कहीं बाहर नहीं जाएगा। तो पहले तो कर्ता और क्रिया के मेल को अच्छी तरह से समझ लो। 10-20 अनुवाद ले करके उसको बना करके दिखा दो, संतुष्ट हो जाएंगे। फिर आगे जो है तब दूसरा ऐसी होगा। ठीक है ना। इसके बाद अब इसको तो यहाँ रखो, वो हम कर देते हैं। लेकिन एक पाठ का वादा है कि एक पाठ तुम लोगों को हम पढ़ा देंगे। जो पाठ तुम्हें हम पढ़ाने जा रहे हैं वह भारतीय संस्कारा। 6 पाठ है भारतीय संस्कार। संस्कारा शब्द संस्कार से बना है। एक वचन में संस्कार, दो वचन में संस्कारो, और बहुवचन में संस्कारा। जैसे बालकः, बालको, बालका। तो संस्कारा माने होता है बहुत सारे संस्कार। ये संस्कार क्या है? तो पहले संस्कार शब्द को समझने के लिए तुम्हें संस्कार का संधि विच्छेद करो। तो प्यारे बच्चों, अब तक आप लोग देख रहे थे व्याकरण से संबंधित आपका ज्ञान, अनुवाद कैसे होता है। आज थोड़ा सा संस्कृत पुस्तक से पाठ पढ़ लो। यह है 10वीं कक्षा का 6ठ पाठ भारतीय संस्कारा। ये संस्कारा क्या है? संस्कार शब्द का बहुवचन रूप संस्कारा है। तो संस्कार होता क्या है? किसे कहते हैं संस्कार? तो इसको याद रखो। संस्कार का पहले संधि विच्छेद करो। क्या होता है? तो होता है सम जोड़ कारः, काराः। तो क्या हो गया? या इसको मिटाइए, मुख्य रूप से कह रहे हैं समजोड़ कारः संस्कार। अब यदि इसके दोनों खंड का अलग अलग अर्थ करके हम देखेंगे तो स्पष्ट होगा। तब संस्कार का अर्थ हो जाएगा क्या? समम करति यह संस्कार। ये सम करना क्या होता है? ध्यान दीजिए।
यह विशेषता केवल हमारी संस्कृति में है कि हम हर जीव को अपनी आत्मा के समान, अपने जीव के समान समझते हैं, सम करके देखते हैं। यहाँ ऊंच नीच का भेद नहीं होता है। तो समस्त मानव को सम कर चलने की जो परंपरा होती है, यही संस्कार है। यह होगा कैसे? तो मानव के कुछ गुण हैं, कुछ धर्म है, कुछ नीति है, कुछ परंपरा है, और इन सारे चीजों का पालन ही क्या है? संस्कार है। हम में सम करके चलने की परंपरा है, इसीलिए हम सुसंस्कृत कहलाते हैं। इस संस्कार शब्द को भारत के बाहर कोई भी स्थान देने वाला नहीं है, वो समझने वाला नहीं है कि ये संस्कार क्या है। एक उदाहरण लो कि संस्कार क्या होता है। हमारे यहाँ नियम है कि हमारी बेटी है तो हमारे सामने वह अपने मित्र, यदि कोई बॉयफ्रेंड है उसका, तो नहीं मिल सकती है। यह हमारा संस्कार नहीं है। हालांकि अब तो प्रचलन हो गया है। हमारे समाज में भी पश्चिम से आकर के मिल गया है कि लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड होते हैं। लेकिन एक पिता के समक्ष एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिल सकती है, कह सकती है कि पापा जी हम बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं? नहीं कह सकती। विदेश की बात लो। अब बेटी पापा के साथ बैठकर नाश्ता कर रही है और बेटी का बॉयफ्रेंड आ गया, हेलो लिली, देखा, ओ हाय, छोड़ दिया सब कुछ। अब पापा जी कह रहे हैं कि बेटा खा लो। नो पापा, आई एम गोइंग, आई एम टू लेट। चली गई, उसके पीछे बाइक पर बैठ गई, कस के पकड़ लिया उसको, गर्दन को भी फट से उड़ गया। पिताजी को कोई मतलब नहीं है। सोचिए यह क्या है? यह कौन सा संस्कार है? हमारे भारतीय परिवेश में संस्कार का एक अलग महत्व है। हम समय समय पर इन संस्कारों का निर्वाह करते हैं, इसको मनाते हैं एज ए फंक्शन, एक पर्व के रूप में। तो भारतीय संस्कारों में तुम्हारे पाठ में आया कि 16 संस्कार मुख्य, 16 संस्कार मुख्य। सोचिए, जिस संस्कार को हम इतना स्थान देते, एक ही संस्कार उसमें से लीजिए, परिणय संस्कार, जिसको विवाह संस्कार कहते हैं। मुंडन भी एक संस्कार है। नारियों में गर्भधारण भी हमारे यहाँ एक संस्कार है। बच्चों को जन्म देना एक संस्कार है। बड़ा सुसंस्कृत रीति से यहाँ जन्म दिया जाता है। बच्चे के जन्म के अवसर पर जो हम उपलक्ष्य मनाते हैं, वो संस्कार के अंतर्गत आता है। बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, संस्कार, उपनयन संस्कार होता है। बच्चा भोजन ग्रहण करे तो वो अलग अन्नप्रशासन संस्कार हो गया। फिर हमारे यहाँ एक और संस्कार है, कान छेदा जाता है बच्चे, कर्ण छेदन संस्कार। पाठ प्रारंभ करने से पहले शिक्षा संस्कार होता है उनका, और संस्कार के रूप में मनाते हैं। विवाह संस्कार भी होता है। तो जन्म से संस्कार शुरू हुआ और मरने पर क्या होता है? श्राद्ध संस्कार होता है ना जी। तो सोचो, शुरू से लेकर अंत तक हम संस्कारों से बंधे हुए हैं। कौन ऐसा देश है? बता दो, उंगली उठा के बताओ कि यही देश ऐसा करता है। नेपाल में नहीं होता है।
सारे संस्कारों का पालन सब जगह नहीं, वो देखा देखी हमारा कर सकता है। यह संस्कार हमारे देश की परंपरा है, इसी संस्कार में हमारी संस्कृति निहित है और यह संस्कृति हमें जीवंत रखता है। यही कारण है कि भारत को संसार धर्म गुरु कहता है। भारत संसार का धर्म गुरु है। क्या कारण है? क्योंकि भारत के कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे संस्कार हैं जिनको भारत भुला नहीं सकता, और इन संस्कारों पर बहुत ज्यादा खर्च करके इस संस्कार का निर्वहन करते हैं। ये इसमें विशिष्टता है। इसीलिए कोई विदेशी भी आता है तो गुण गाता है भारत का कि धन्य हो भारत, तुम्हारी संस्कृति वैसे इतनी सुदृढ़ नहीं है, और इस संस्कृति को, भारत की संस्कृति को कोई तोड़ना भी चाहे, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल, टूट नहीं सकता। कोशिश तो बहुत किया अंग्रेज जब यहाँ रहे, तो हर चीज मिटा दे इसका, मिटा सका क्या? नहीं मिटा सका। तो इसकी संस्कृति की, इसके संस्कार की एक अलग विशेषता है जिसके चलते इसको कोई मिटा नहीं सकता। हम उन संस्कारों का पालन करते हैं और इसीलिए हम सुसंस्कृत हैं। आगे बच्चों हम लोग इसमें देखेंगे भारतीय संस्कार में जो मुख्य 16 संस्कार हैं, इसमें कौन कौन से हैं, जन्म से पूर्व कौन सा संस्कार है, जन्म के बाद कौन सा संस्कार है, फिर शिक्षा ग्रहण करने से पहले का कौन कौन संस्कार है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद का कौन कौन संस्कार है, शादी संस्कार के बाद भी बहुत सारा संस्कार है, और अंत में मृत्यु पर्यंत इन संस्कारों से हम बंधे हुए हैं। इन्हीं संस्कार के बदौलत हमारा जीवन सुसंस्कृत है। पाठ का जो है वाचन कल होगा, शब्द सह कल संस्कृत के शब्दों को बताकर उसका अर्थ बताएंगे और उसकी व्याख्या भी करते चलेंगे। तो तुम्हें सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो भी तुम्हें सबक मिला है उसको पूरा करना है, उसको तैयार करके आओ। पहले व्याकरण को देखेंगे और व्याकरण में कुछ बताने के बाद तब हम लोग पाठ को देखेंगे। पाठ में प्रश्नोत्तर भी है, तो प्रश्नोत्तर के लिए चिंता नहीं करना है। प्रश्नोत्तर एक से ज़्यादा वाक्य में नहीं है, 1 से 2 वाक्य में प्रश्नोत्तर है, कुछ शब्द में भी है, तो वो तो तुम लोगों को करवा देंगे, बड़ी आसानी से हो जाएगा शुरू से अंत तक का। और तुम 1 महीना यदि सबको छोड़ करके केवल संस्कृत पढ़ो तो साफ ही हो जाएगा, लेकिन छोड़ दोगे तो और विषय का क्या हाल होगा। मतलब उधर हमको हिंदी भी देखना है, जरूरत पड़ गई तो अंग्रेजी वाले सर हैं, लेकिन मतलब आते नहीं, तो वो भी चलेगा। ठीक है, तो अब समाप्त हो जाएगा।